नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2018 में पूछे गए बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्न। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, सीखना एक संकार्य है। और कोहलर ने ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। और समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें, समावेशी की परिभाषा की, तो ऐसी शिक्षा जिसमें बिना किसी जाति, लिंग या वर्ग के भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के आधार पर एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद प्रभावित करता है? निरस्तरता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को गणना दोष परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, संवेदनशीलता समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन है व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। जैसे संवेग में आपके भूख, भय, क्रोध, दुख, ईर्ष्या, घृणा ये सभी चीजें आती हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछेगा तो वहाँ पे आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके लिए आपको कभी भी मूल्यांकन एकदम अंत में होना चाहिए। आप जहाँ भी ऑप्शन देखेंगे संश्लेषण और मूल्यांकन अंत में होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड में देख रहे हैं आप, ज्ञान सबसे लास्ट में है, ज्ञान सबसे फर्स्ट में आएगा, ज्ञान और अवबोध के कहाँ आएगा? फर्स्ट में आएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, पूछा गया है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक यह भी है, सहानुभूतिपूर्ण ये भी है, और वांछनीय सूचनाएं देने वाला यह भी सही है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। तो ये आपके यूपी टेट 2018 में पूछे गए बाल मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, जिसमें आपको पूरे 30 प्रश्न बताए जाएंगे। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका क्लियर हो सके कि यूपी टेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, सूचना प्रक्रियाकरण
प्रतिमान, ये इससे अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है, रेखीय अभिक्रम है, शाखीय अभिक्रम है, या तैयारी और अर्जन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा फोर्थ के साथ, निगमन और आगमन क्या है? एक विधि है। आगमन निगमन विधि आप लोग पढ़े होंगे। तो निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है और अंत में उदाहरण बताया जाता है, और आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण फिर नियम बताया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आप उसमें प्रस्तावना को देखते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, फिर अंत में आप प्रतिपुष्टि करते हैं। तो प्रतिपुष्टि होगा नहीं, शिक्षण आप डायरेक्ट कराएंगे नहीं। तो सबसे पहले आपका चला जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। उसके लिए सबसे पहले आप योजना बनाएंगे और अंत में आप उसकी प्रतिपुष्टि लेंगे। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। यानी अवबोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवबोध करने के लिए अधिक से अधिक क्या मिले? अवसर मिले, और उसके साथ क्या करें? छात्रों में क्या हो? सूझबूझ अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? सूझबूझ उत्पन्न हो, या उसमें सूझबूझ का विकास हो। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें कूट दिया हुआ है कि कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, यानी कहीं ना कहीं इन सब लोगों की भागीदारी होगी, ये सभी चीज़ें होंगी तभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने, यानी नाम लेकर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ध्वनि प्रकट होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ध्वनि संवेदना। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, 2 से 7 वर्ष। आप इसमें जानते होंगे 0 से 5 होता है 5 वर्ष शैशवावस्था, 5 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था। तो इसकी अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। तो इसमें पूछा गया है कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, बाल्यावस्था में बच्चों में भविष्य की योजना की सूझबूझ का ज्ञान नहीं होता है। यह किसमें होता है? किशोरावस्था में। और विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि बालक लेते हैं बाल्यावस्था में। ये विशेषता है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, यानी
किसी भी चीज़ों पे ज़्यादा तर्क करते हैं अधिक से अधिक, और काल्पनिक भय का अंत इसमें रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चमोस्की, मास्लो। तो यहाँ पे पावलोव कुत्ते पर प्रयोग किए थे, बिने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो भाषा विकास के संबंध में कौन हो जाएंगे आपके? चमोस्की हो जाएंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने आपको दिया था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, जिसे कहते हैं अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इस ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 3 से 10 वर्ष सामाजिकरण, या 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। यह सामाजिकरण यानी बच्चे बाल्यावस्था में सामाजिकरण करते हैं, गिरोह में रहते हैं, कहीं ना कहीं झुंड में रहते हैं और खेलते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें पूछा गया तृतीय अवस्था। पहला अवस्था होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका चौथा अवस्था होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं है, यानी अधिगम की इच्छा मनोवैज्ञानिक कारकों में अपना योगदान देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, रुचि भी देती है, मगर विषय वस्तु का स्वरूप यह मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन है सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, सामाजिक मूल्य। यानी सामाजिक मूल्य में एक दूसरे की सहायता करना, यानी सहायता परक व्यवहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? यह परिभाषा है किसके द्वारा कही गई है? स्किनर के द्वारा, रॉस के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, या एमएल बिगी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, एबिंगहॉस के द्वारा। यानी सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो यह किसने कहा है? एबिंगहॉस ने। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो आप लोग याद रखेंगे कि थॉर्नडाइक ने किसका नियम दिया था? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और ये जो है साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यह थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, या अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन,
प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। इसमें इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था आपके स्किनर ने दिया था। और इस सिद्धांत पे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह उद्दीपन अनुक्रिया एसार्थेरिक आधारित एक जीवन सिद्धांत है। अगला और आपका आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखना क्या है? व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो यानी अधिगम हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह अधिगम की विशेषता नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके, यानी वीडियो के सभी अपडेट आपके पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।